आइए तो यहाँ से शुरू करते हैं, पहले ट्रू फॉल्स। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी नीड नॉट बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कह रहे हैं कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी को हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। बताओ। हाँ, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी को हम नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करते हैं। और इनफैक्ट हमने एक प्रिंसिपल भी पढ़ा था, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। उसमें तो स्पेसिफिकली कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी को एज एन एग्जांपल भी लिखवाया था कि इसको तो डिस्क्लोज करना ही करना पड़ेगा। तो डिस्क्लोज हमें करना है, हाँ, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना बैलेंस शीट के अंदर, लेकिन डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। चलो सेकंड, ए प्रोविजन फेल्स टू मीट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, और रीज़न करता है। तो हमने प्रोविजन की परिभाषा में देखो सेकंड पॉइंट लिखा था कि प्रोविजन तो मीट करता है, और क्योंकि प्रोविजन को हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद थर्ड, ए क्लेम दैट एन एंटरप्राइज इज परस्यूइंग थ्रू लीगल प्रोसेस वेयर द आउटकम इज अनसर्टेन is a contingent liability. True, क्यों? हाँ, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, 50-50 चांस है, वो बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने क्लेम करा है। तो क्लेम दैट एन एंटरप्राइज इज परस्यूइंग, तो हमने किसी और पर क्लेम करा है, तो इसका मतलब है कि हम मतलब केस जीत भी सकते हैं, नहीं भी जीत सकते। तो ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी नहीं है, कॉन्टिंजेंट एसेट है ये हमारा, क्योंकि इस बार हम पर किसी ने क्लेम नहीं करा है, हमने किसी और पर क्लेम करा है। तो मतलब हम अगर केस जीत गए तो पैसे मिल जाएंगे, नहीं जीते तो नहीं मिलेंगे। तो ये हमारे लिए क्या है, पॉसिबल फ़ायदा हो सकता है। तो ये हमारे लिए कॉन्टिंजेंट एसेट है, लाइबिलिटी नहीं है। समझ गए भाई डिफरेंस? आपने जल्दी में आंसर करा, आपको लगा कि हम पर किसी ने क्लेम कर रखा है, लेकिन क्लेम हमने करा है। तो हमारे लिए फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी, मतलब नुकसान मतलब फ़ायदा भी हो सकता है या फिर कुछ नहीं होगा। उसके बाद फोर्थ है जी, व्हेन इट इज़ प्रोबेबल दैट द फर्म विल नीड टू पे ऑफ द ऑब्लिगेशन, दिस गिव्स राइज टू कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। अब याद करो, प्रोबेबल वर्ड जो होता है, प्रोबेबल कीवर्ड, अगर आप प्रोबेबल हो मतलब 80% श्योर हो कि आपको तो पैसे देने पड़ेंगे, तो फिर कह रहा है इससे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी हो जाती है। हाँ, तो फॉल्स हो गया ना। तो इसमें तो आपको लिखवाया था कि इसमें तो क्या होता है, प्रोविजन होता है, तो ये उसने गलत दे रखा है, फॉल्स। उसके बाद फिफ्थ है, प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, कह रहा है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है एंटरप्राइज की, विच अराइज फ्रॉम द पास्ट इवेंट इज टर्म्ड एज कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। और रीज़न, क्योंकि आपको बताया था प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो होता है वो प्रोविजन में होता है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में क्या होता है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो होता है वो प्रोविजन में होता है, तो ये भी उसने गलत दे रखा है। चलो इसके बाद MCQ नंबर 1, कॉन्टिंजेंट एसेट यूजुअली अराइजेज फ्रॉम अनप्लैन्ड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स दैट गिव राइज टू। तो बताओ ये आप, ए पॉसिबिलिटी ऑफ इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, पॉसिबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, या बोथ, ईदर ए और बी। पक्का श्योर? तो कॉन्टिंजेंट एसेट कब होता है, जब हमारा इनफ्लो होता है इकोनॉमिक बेनिफिट का। उसके बाद सेकंड, इफ एन इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोबेबल then contingent asset is disclosed
बताओ कहाँ? तो ये आपको कैसे पता? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं होता है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में हो जाता है। ठीक है। उसके बाद थर्ड, इन केस ऑफ डैश ईदर outflow of resources to settle the obligation is not probable or the amount expected to be paid to settle the liability cannot be measured with sufficient reliability। बताओ जी। और रीज़न देखो, जब हाँ नॉट प्रोबेबल, बिल्कुल सही। जब प्रोबेबल होता है तब आपको बताया था तो क्या बनता है? प्रोविजन। तो जब नॉट प्रोबेबल है तो इसका मतलब क्या अब होगा? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। लायबिलिटी तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन, क्योंकि लायबिलिटी तो एक्सपेक्टेड नहीं है ना, वो तो है ही है, वो तो प्रेजेंट है ही है। इसके बाद फोर्थ, प्रेजेंट लायबिलिटी। तो आपको कीवर्ड्स इसीलिए लिखवाता हूँ, तो प्रेजेंट लायबिलिटी पढ़ते ही आप ऑप्शन बता सकते हो क्या होगा? प्रोविजन, है ना, क्योंकि प्रोविजन ही प्रेजेंट लायबिलिटी होती है, जिसको हम एस्टिमेट करते हैं सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ से। उसके बाद फिफ्थ, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। बी, ठीक है। बाकी 2 थ्योरी क्वेश्चन है, वो आप अपने आप करना, होमवर्क में देख लो। मतलब डिफरेंस लिखने हैं, एक तो प्रोविजन और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का, और एक लायबिलिटी और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का। तो लायबिलिटी का तो मतलब वही जो आप नॉर्मल लायबिलिटी करते हो, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। चलो, तो क्लियर हो गए इसके तो, ठीक है। बाकी अगले यूनिट के भी एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चंस छोटे से हैं वो भी, पहले ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। तो इसमें है नंबर 1, देयर इज अ सिंगल लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज विच आर एप्लीकेबल टू ऑल द एंटरप्राइजेज इन ऑल द सर्कमस्टांसेस। कह रहे हैं कि कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज की लिस्ट है जो सभी को फॉलो करनी है और जो सभी सर्कमस्टांस में फॉलो करनी है। फॉल्स, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ कंपनी लीफो भी फॉलो कर सकती हैं, कुछ कंपनी फीफो भी फॉलो कर सकती हैं, कुछ कंपनी एसएलएम भी फॉलो कर सकती हैं, कुछ कंपनी डब्ल्यूडीवी भी फॉलो कर सकती हैं। तो ऐसी कोई सिंगल लिस्ट नहीं है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की कि भाई जो सभी को फॉलो करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कोई कुछ भी फॉलो कर सकता है। ठीक है। इसके बाद सेकंड, selection of accounting policy does not impact financial performance and financial position of business। कह रहा है कि आप कोई भी पॉलिसी फॉलो कर लो, उससे बिजनेस पर, पोजीशन पर या रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फॉल्स, क्योंकि देखो आप कौन सी पॉलिसी सेलेक्ट करते हो, इससे बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है। हो सकता है फीफो मेथड फॉलो करो तो अलग आंसर आए, लीफो मेथड फॉलो करो तो अलग आंसर आए, तो ऐसा हो सकता है। उसके बाद थर्ड, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज शुड बी मेड एज एंड व्हेन बिजनेस लाइक टू शो रिजल्ट एज पर देयर चॉइस। कह रहा है हम अकाउंटिंग पॉलिसी को बदलना चाहिए या बदल देना चाहिए जब हमें बिजनेस के रिजल्ट अपने हिसाब से शो करने हो। तो जबकि ओरली सुनाओ कब बदलना चाहिए? बिल्कुल सही। तो 3 कारण थे ना, तभी बदल सकते हैं, सही। उसके बाद फोर्थ, चूजिंग फीफो और वेटेड एवरेज मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो क्या ये है? क्योंकि हमने एग्जाम्पल लिखा भी था, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में कोई भी मेथड हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ट्रू। उसके बाद फिफ्थ,
Selection of an inappropriate accounting policy decision will overstate the financial performance and financial position of the business entity every time. कह रहा है अगर आप कोई गलत पॉलिसी सेलेक्ट कर लोगे तो आपके फाइनेंशियल पोजीशंस ओवरस्टेट होंगे हमेशा. और रीज़न कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ओवर स्टेट हो, क्या पता अंडर स्टेट हो जाए. तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपकी पॉलिसी की वजह से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओवर स्टेट या अंडर स्टेट कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है, क्लियर. चलो फिर उसके बाद MCQ नंबर 1, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज जस्टिफाइड. कह रहा है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी आप क्यों करोगे. तो ये तो पता ही है आपको, या तो AS बोलता है या लॉ बोलता है या फिर बेहतर प्रेजेंटेशन के लिए, तो मतलब बोथ A and B. उसके बाद सेकंड, अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इन्वेंट्रीज ऑफ जेटा एंटरप्राइजेज स्टेट्स दैट इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट determined on weighted average basis or NRV. Which accounting principle is followed in adopting the above policy? ये सिखाया था कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन को हम लोअर वैल्यू पर लेते हैं, इसके पीछे कौन सा प्रिंसिपल है. प्रूडेंस. बिल्कुल सही, या कंजर्वेटिज्म, कुछ भी कह सकते हो. उसके बाद थर्ड, द एरियाज वेयर इन डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज कैन बी एडॉप्टेड आर. वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज. बिल्कुल सही, क्योंकि हमने एग्जाम्पल में लिखा भी था कि ये एरिया है जिसमें हम अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर सकते हैं. उसके बाद फोर्थ, सिलेक्शन ऑफ एन इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी डिसीजन में. अगर आप कोई गलत पॉलिसी चुनते हो तो उससे क्या हो सकता है, ओवर स्टेट या अंडर स्टेट कुछ भी हो सकता है. उसके बाद फिफ्थ, अकाउंटिंग पॉलिसीज रिफर टू. अकाउंटिंग पॉलिसीज जो हैं वो रिफर करती हैं. तो क्या लिखवाया था डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स, मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स और बोथ A and B. तो क्लियर हो गए वाले. ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन आप देख लो, वो आप होमवर्क में अपने आप करना, बाकी पढ़ लेते हैं. पहले में तो कह रहे हैं कि डिफाइन अकाउंटिंग पॉलिसीज इन ब्रीफ, आइडेंटिफाई फ्यू एरियाज वेयर इन डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आर फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर्ड. मतलब कि वही एग्जांपल्स की कहाँ कहाँ आप अलग अलग पॉलिसी यूज़ कर सकते हो और अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है वो पूछ रहा है. ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया. उसके बाद सेकंड भी देख लो. सेकंड में कह रहा है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मे हैव अ मटीरियल इफेक्ट ऑन द आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. ये अच्छा है, तो एक बार इस पर कुछ राय लेना चाहेंगे आपकी, तो बताओ. कह रहे हैं कि जब आप अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज करते हो तो उसका प्रभाव पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर. तो पड़ता है या नहीं, पहले तो ये बताओ. पड़ता है. तो वो कह रहा है कि इसको आप किसी एग्जाम्पल से समझाओ. तो इसमें आप अपना एग्जाम्पल ऐसा कुछ ले लेना, आप ये ले लेना हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल कि मान लो कंपनी पहले फीफो मेथड फॉलो कर रही थी, लेकिन अब कंपनी ने अपने फीफो मेथड को चेंज करके वेटेड एवरेज मेथड कर लिया. तो अब मेथड चेंज करने की वजह से उनके क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू चेंज हो जाएगी. तो आप ऐसी कुछ भी मनगढ़ंत लिख देना ना कि लेट्स एज्यूम कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ गई. तो फिर आप ये बता देना उसका इफेक्ट कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू अगर बढ़ जाएगी तो फिर इससे हमारे प्रॉफिट्स भी बढ़ जाएंगे और इससे हमारे एसेट्स की वैल्यू भी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगी. तो इस तरह से मेथड बदलने की वजह से या पॉलिसी बदलने की वजह से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर प्रभाव पड़ जाएगा. तो इसमें आपको अपनी एक मनगढ़ंत कहानी लिखनी है. बट समझ आ गया कि क्या है, तो क्लियर हो गया वाला भी. चलो
उसके बाद लास्ट यूनिट के और कर लेते हैं, वो भी छोटे से ही क्वेश्चन हैं, वो और देख लेते हैं। चलो तो पहले ट्रू फॉल्स देख लेते हैं इसके छोटे से। नंबर 1, देयर आर 4 जनरली एक्सेप्टेड मेजरमेंट बेसिस। कह रहे हैं 4 मेजरमेंट बेसिस होते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। और रीज़न, हाँ फ्यूचर वैल्यू नहीं है, ये याद आ गया, कटवाया था। सेकेंड, हिस्टोरिकल कॉस्ट मीन्स प्राइस पेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। कह रहे हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है कि जो प्राइस आपने एक्विजिशन के समय पर दिया। ट्रू, ओके। उसके बाद थर्ड, एज पर द फ्यूचर वैल्यू एसेट्स आर कैरिड एट द अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट्स दैट कुड बी करंटली ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग द एसेट्स इन ऑर्डरली डिस्पोजल। तो फ्यूचर वैल्यू के हिसाब से कह रहा है कि एज पर फ्यूचर वैल्यू कॉन्सेप्ट कह रहा है एसेट्स को हम उस वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं जिस पर उन्हें बेचा जा सकता है। तो ये पता है वैसे आपको ये किसकी डेफिनेशन है? रियलाइजेबल वैल्यू की। रियलाइजेबल वैल्यू को बोलते हैं वो वैल्यू जिस पर एसेट्स को बेचा जा सकता है। फ्यूचर वैल्यू तो नहीं होती है, फ्यूचर वैल्यू तो होते हैं भविष्य की वैल्यू। तो ये इसका मतलब फॉल्स है। उसके बाद फोर्थ, एट प्रेजेंट वैल्यू liabilities are carried at the value of future net cash outflows that are expected to be required to settle the liabilities in the normal course of business. और reason, हाँ फ्यूचर नेट कैश आउटफ्लोज नहीं। तो प्रेजेंट वैल्यू जो होता है उसका मतलब ये होता है कि वो तो आज की वैल्यू बताता है। हाँ, प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू बताता है, वो फ्यूचर कैश आउटफ्लो या फ्यूचर की वैल्यू नहीं बताता है। उसके बाद फिफ्थ है, एबीसी परचेज्ड ए मशीनरी अमाउंटिंग टू रुपी 10 लाख। एबीसी ने 10 लाख की मशीन खरीदी ऑन 1 अप्रैल। ऑन 31 मार्च सिमिलर मशीन कुड बी परचेज्ड फॉर 20 लाख। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 20 लाख। फॉल्स, जबकि हिस्टोरिकल कॉस्ट तो क्या है 10 लाख। और वैसे कॉन्सेप्चुअली बताओ 20 लाख क्या है? करंट कॉस्ट। तो जो सिमिलर एसेट की कॉस्ट होती है उसको क्या बोलते हैं? करंट कॉस्ट। उसके बाद सिक्स्थ है, एबीसी परचेज्ड ए मशीनरी अमाउंटिंग टू रुपी 10 लाख। 10 लाख की मशीन खरीदी ऑन 1 अप्रैल। ऑन 31 मार्च 2022 सिमिलर मशीन कुड बी परचेज्ड फॉर 20 लाख। करंट कॉस्ट ऑफ मशीन इज 20 लाख। ट्रू, तो ये सही हो गया इस बार। उसके बाद सेवंथ, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट हैज़ टू बी गिवन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है थोड़ा सा समझा देता हूँ। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है कि जैसे हमने आज कोई अकाउंटिंग एस्टीमेट चेंज करा तो हम ये मानते हैं या हम ये कहते हैं कि इसका प्रभाव हमें बीते 5 साल से लेकर आना है, या आज चेंज करा तो आगे से चेंज होगा। तो ये मैं बता देता हूँ। तो ये फॉल्स है, मतलब ऐसा नहीं होता। यानी कि जब भी हम चेंज करते हैं ना अपना अकाउंटिंग एस्टीमेट तो आगे से ही चेंज एप्लीकेबल होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि मान लो जैसे स्कूल वालों ने, आपके स्कूल वालों ने आप फीस बढ़ाई मान लो, और वो कहें कि जी हम पिछले 5 साल से जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनकी भी बढ़ाएंगे और आपसे भी पैसे मांगना शुरू कर दें कि आप पढ़ के गए थे ना 2 साल पहले, तो लाओ ज़्यादा फीस हो गई 2। तो ऐसा थोड़ी ना होगा। तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो होता है उसका मतलब होता है कि चेंज को हम पीछे से एप्लीकेबल करवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। तो चेंज हमेशा प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है, यानी कि सिर्फ आगे ही इफेक्ट रखता है। अच्छा, उसके बाद जी MCQ और है। नंबर 1 में है मेजरमेंट डिसिप्लिन डील्स विद, बताइए, आइडेंटिफिकेशन और सिलेक्शन दोनों ही होता है।
बोथ ए एंड बी, ठीक है। सेकेंड, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स एक्सेप्ट फ्यूचर वैल्यू, एक्सेप्ट है ना। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट तो होता है वैल्यूएशन प्रिंसिपल, प्रेजेंट वैल्यू भी होता है वैल्यूएशन प्रिंसिपल, क्या नहीं होता, फ्यूचर वैल्यू। उसके बाद थर्ड में पूछ रहा है बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन 31 मार्च 2022 10 लाख, ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑन 31 मार्च इफ सोल्ड 11 लाख, मतलब ये कौन सी वैल्यू है, एक तरह से रियलाइजेबल वैल्यू। एज ऑन 31 मार्च इफ द कंपनी वैल्यूज द मशीन एट 11 लाख, विच ऑफ द वैल्यूएशन प्रिंसिपल इज बीइंग फॉलोड, रियलाइजेबल। चलो इसके बाद सेकंड, मोहन परचेज्ड ए मशीन अमाउंटिंग टू 10 लाख, बताओ ये क्या है, वेरी गुड। ऑन 31 मार्च सिमिलर मशीन कुड बी परचेज्ड फॉर 20 लाख, ये क्या है, करंट कॉस्ट। बट द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द मशीनरी वॉज एस्टिमेटेड एट 15 लाख, ये क्या है, रियलाइजेबल वैल्यू। द प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द फ्यूचर नेट कैश इनफ्लोज दैट द मशीनरी वॉज एक्सपेक्टेड टू जनरेट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस वॉज 12 लाख, ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। मतलब उसने बोला है कि ये प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू है ऑफ द फ्यूचर नेट कैश इनफ्लोज दैट द मशीन वॉज एक्सपेक्टेड टू जनरेट। तो अब वो पूछ रहा है करंट कॉस्ट ऑफ मशीन, बताइए, बी 20 लाख, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीनरी, सी 12 लाख। हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ मशीनरी 10 लाख, और रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ मशीनरी कितनी थी रियलाइजेबल, 15 लाख, तो मतलब सी, ठीक है। तो क्लियर हो गए, सिंपल सीधे क्वेश्चन। बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप करना होमवर्क में। पहला है डिफाइन मेजरमेंट इन ब्रीफ, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट। तो इसमें वो आप शुरू वाला पॉइंट लिख सकते हो मेजरमेंट का और उसके 3 एलिमेंट्स। और सेकंड में पूछ रहे हैं डिस्क्राइब इन ब्रीफ द ऑल्टरनेटिव मेजरमेंट बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू एट विच द एलिमेंट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। तो इसमें आप 4 जो मेजरमेंट बेसिस है वो चारों बता सकते हो, हिस्टोरिकल कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू, करंट कॉस्ट और प्रेजेंट वैल्यू। तो क्लियर हो गया। सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट थे वो आइडेंटिफिकेशन, सिलेक्शन, इवैल्यूएशन, ठीक है। तो क्लियर हो गया। चलो तो बस आप घर जाके अच्छे से रिवाइज करना और इनके क्वेश्चंस को ज़रूर कर लेना एक बार थ्योरेटिकल, तो पूरा क्लियर हो जाएगा।